कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और अब बात होगी एससीओ समिट की। चीन में एससीओ समिट में डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में भारत ने एक बड़ा फैसला लिया। रक्षा मंत्रियों की इस बैठक में भारत ने जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट यानी कि साझा घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया। दरअसल साझा घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ भारत की चिंताओं को पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया था, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। दरअसल चीन के किंगडाओ एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन का गवाह बना, जिसमें भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पाकिस्तान की ओर से रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ शामिल हुए थे। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से पाकिस्तान को क्लियर कट मैसेज दे दिया कि बिजनेस और आतंकवाद साथ साथ नहीं हो सकते। रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ देश सीमा पार कर आतंकवाद को अपनी नीति मानते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं और फिर इससे इनकार करते हैं। ऐसे डबल स्टैंडर्ड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्हें यह समझना होगा कि अब आतंकवाद के एपिसेंटर सेफ नहीं है। आतंकवाद पर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर कट है और अब जब साझा घोषणा पत्र में इसका जिक्र नहीं है तो भारत ने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया। In our region are related to peace, security and trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism and terrorism. Excellency, peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यह एक बड़ा संदेश था और ये संदेश केवल पाकिस्तान के लिए नहीं था, आतंकवादियों के लिए नहीं था, बल्कि ये संदेश चीन के लिए भी था, क्योंकि चीन भी हम जानते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त बना हुआ है। मीनाक्षी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये 10 देशों का अलायंस जैसा है और इसमें मीटिंग्स होती हैं अलग अलग हेड लेवल पे भी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और लीडरशिप लेवल पे भी और डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पे भी। तो अभी जो मीटिंग हुई है वो डिफेंस मिनिस्टर के लेवल की मीटिंग है और इसका एम क्या है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का? इसके अंदर जो 10 कंट्रीज हैं, ज्यादातर रशिया, चीन, इंडिया, ईरान और पाकिस्तान और साथ में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और बेलारूस है। तो ये जो 10 देश हैं, इसमें जो मेजर पोर्शन है वो चीन, भारत, ईरान, रशिया और पाकिस्तान रोल प्ले करता है इसके अंदर। तो अगर ये डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग है तो पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पे बातचीत होनी चाहिए और सिक्योरिटी के अंदर आता है कि आतंकवाद। और ऑप सिंदूर के बाद ये पहली बार है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए हैं ऐसी मीटिंग में या कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय विजिट के अंदर। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने, आपको याद होगा, एक रैट्स करके हमने बनाया था, एक विद इन दिस सबसेक्ट बनाया था, यानी कि वो था रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, वो हमने बनाया था। तो अगर डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग है तो सिक्योरिटी पे तो बात करेंगे ना, और सिक्योरिटी पे बात करेंगे तो ऑप सिंदूर की बात तो आएगी, क्योंकि वो इस सिक्योरिटी को, साउथ एशिया की सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज कर रहा था। तो पहलगांव अटैक की भी आएगी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी आएगी। और ये सारी चीजें जब आती हैं तो उनको बोलना पड़ेगा, इसका रूट कॉज को अगर रोकना है हमें आगे, तो हमको रोकना है रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ का। तो वो बात भी उन्होंने की और रेडिकलाइजेशन को रोकना है और साथ में हमने पीस को बढ़ाना है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट अहम पार्ट होना चाहिए था। क्यों नहीं है? क्योंकि चीन जो है उसका और कोई मकसद है, उसका मकसद है एंटी वेस्टर्न अलायंस का, डॉलर की जगह यूएन को प्रमोट करने का और बीआरआई को प्रमोट करने का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो रोड्स बना रहे हैं चारों तरफ, उसको प्रमोट करने का। पाकिस्तान का आपको पता ही है, ईरान का आपको पता ही है। अगर पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं सेंटर ऑफ वर्ल्ड है, अपने आपको चीन सेंटर ऑफ वर्ल्ड बोलता है, हम कहते हैं पाकिस्तान सेंटर ऑफ वर्ल्ड है टेररिज्म का,
उसी तरीके से ईरान भी हूतीज, हिजबुल्लाह, हमस और बहुत सारे ऐसे आतंकी संगठन हैं, उनको सपोर्ट करता है। तो वो क्या कभी भी इस जॉइंट डिक्लेरेशन के लिए अग्री करेंगे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए? कभी नहीं करेंगे। और साथ में देखिए रशिया इस समय बहुत इन्वॉल्व है, रशिया यूक्रेन के अंदर वॉर के अंदर, तो वो इसके ऊपर बातचीत वैसे भी नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बाद में राजनाथ जी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, सभी को दिया, और जब जॉइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं की तो यह भी मैसेज दिया है कि अगर आप भारत की सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोच सकते तो आप रीजनल सिक्योरिटी के बारे में कैसे सोचेंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलासोव से मुलाकात भी की। राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री के साथ हुई मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी दी। राजनाथ सिंह ने लिखा कि किंगडाओ में रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलासोव से मिलकर खुशी हुई। हमने भारत रूस रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने पर ज्ञानवर्धक विचार विमर्श किया। बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों और भारत की चुनौतियों पर विस्तार से बातचीत की है। तो मैं इस हिस्से पर आऊं, उससे पहले एक बार फिर से पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर और चीन की धरती से ही ये मैसेज सबको देकर राजनाथ सिंह ये बता रहे हैं कि भारत पर अगर हमला होता है, भारत के ऊपर अगर कोई आतंकी हमला होता है, उसकी संप्रभुता पर कोई हमला होता है, तो फिर भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है। इसने पहले भी किया, आगे भी करेगा। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि अब इसमें तो दुनिया को भी कोई भ्रम नहीं है कि भारत उस जगह पर खड़ा है जहां दुनिया के जो टॉप कंट्रीज, हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी के लिहाज से हम चौथे सबसे बड़े देश हो गए, या हम दुनिया में जो डिफेंस फोर्स के लिहाज से हम किस जगह पर खड़े हैं। आज दुनिया में किसी भी तरह से अगर हम देखें तो उस जियो पॉलिटिकल इक्वेशन में जो वर्ल्ड लीडरशिप है उसमें हम खड़े हैं, हमें कोई इग्नोर करके नहीं जा सकता है। लेकिन यह भी एक इसी के साथ जुड़ी हुई चीज होती है कि जब आप ताकतवर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तो जो दूसरे पावर इक्वेशन में पहले से खड़े लोग होते हैं उनमें हलचल होती है। और वही वजह है कि चाइना हो, अमेरिका हो, या जो दूसरे ऐसे देश हैं, उनको लगता है कि भारत को किसी भी तरह से आप कोई दबाने का, उसको कोई एक कहे कि अलग तरीके का दबाव बनाने का कोई प्रयास कर सकते हैं क्या, उसमें उनको एक मोहरा दिखता है पाकिस्तान। और इसीलिए चीन हो या अमेरिका, दोनों के बहुत इस वक्त लाडले दुलारे की तरह वो पाकिस्तान नजर आता है। भारत की अपनी भूमिका तय है। एससीओ जिन हितों के लिए बना था, अगर उससे इतर जाता है, और उसका सबसे मूल यह है कि इस पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बने। शांति और स्थिरता तब तक नहीं बन सकती जब तक पाकिस्तान आतंकवादी हरकतें बंद नहीं करता है। और अगर डिक्लेरेशन आ रहा था तो उसमें यह हिस्सा होना चाहिए था। पहलगाम में धर्म पूछकर उन इस्लामिक आतंकवादियों ने भारत के लोगों को मारा, इसके जिक्र के बिना कोई भी साझा बयान, साझा घोषणा पत्र नहीं आ सकता है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान एक तरह से कहें कि उन्होंने दुनिया के मंच पर अपनी ताकत फिर से स्थापित की है, वो कोशिश की है। भारत का एक हस्ताक्षर से इनकार ये बताता है विजय जी कि आतंकवाद को न माफ किया जा सकता था, ना माफ किया जा सकता है, और इसके लिए चीन को और बाकी अन्य देशों को भी भारत के साथ आकर खड़ा रहना होगा, वरना भारत उनके साथ नहीं खड़ा है। देखिए, जो एससीओ की बैठक में आज हुआ है उससे एक बात साफ हो गई कि ये सब लोग भारत को एक ताकतवर मुल्क की तरह देख रहे हैं और इसलिए चाहते हैं कि उसकी ताकत को कैसे रोका जा सके। तो सब लोग, हमेशा ऐसा होता है ना, आप कमजोर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और एससीओ का जो मकसद है शांति का और खासतौर से रक्षा के मसले को लेकर, उसमें यदि आतंकवाद पर चर्चा नहीं होती, लेकिन आतंकवाद पर चर्चा कैसे होगी? अभी जैसे पहल साहब ने जिस बात का जिक्र किया कि जितने प्रॉक्सी वॉर हैं वो ईरान भी कर रहा है और पाकिस्तान भी कर रहा है और चीन उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये तीन बड़े मुल्क, मतलब जो तीन लोग एक साथ खड़े हैं, उनके इंटरेस्ट इससे नुकसान पहुंचते हैं कि वो कैसे इस बात पर तैयार होंगे, चाहे वो हूती की बात हो, हिजबुल्लाह की बात हो, या लश्कर तैयबा की बात हो, या जितने भी लोग हों प्रॉक्सी वार में जो लोग शामिल हैं, जिसे हम प्रॉक्सी वार ही कहते हैं। तो क्या भारत को उसमें आतंकवाद पर इस तरह की बात होनी चाहिए। लेकिन मैं एक छोटी सी बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ। मुझे 2004 की बात याद आती है कि 2004 में सार्क सम्मेलन हो रहा था और पाकिस्तान में वो हुआ था, इस्लामाबाद में। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वो वहाँ गए थे और जनरल परवेज मुशर्रफ उस समय राष्ट्रपति थे वहाँ। और सार्क सम्मेलन में 17 लाइन का एक स्टेटमेंट जारी किया गया था जिसमें पाकिस्तान ने इस बात पर राजी हुए थे, सहमति दी थी कि हम अपनी ज़मीन से आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था कि हम आतंकवाद को अपनी ज़मीन से नहीं पनपने देंगे। मैं समझता हूँ कि जो आज राजनाथ जी ने किया वो तो एक बड़ा काम है, लेकिन यदि डिप्लोमेसी लेवल पर, क्योंकि एससीओ की बैठक का जो साझा
बयान भी होता है वो कोई उस समय तो तैयार नहीं हो रहा होता है। इस पर यदि हमारी डिप्लोमेसी के लेवल पर कुछ काम पहले किया जाता तो हम इस बात पर जोर दे सकते थे कि आतंकवाद को उस साझा बयान में शामिल किया जाना चाहिए। अच्छा, आज जो रुख रखा वो तो स्पष्ट है, मैं एक बात इससे बहुत मजबूती मिली मैं आ रही हूँ फिर आपके पास, लेकिन उस सार्क की आपने जो बात, एक उदाहरण आपने दिया, उन्होंने ये कहा कि ज़मीन को आतंकवाद के लिए पनपने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी क्या, अब जो उसने लिखा, जो उसने कहा, उस पर पाकिस्तान कायम रहा। सवाल ये भी तो ना, मैं आपसे ये कह रही हूँ, मैं तो इसका एक और पहलू ये भी कह रही हूँ हाँ। कि वो अपने कुछ भी डिक्लेयर करे, लेकिन वो करते क्या है उस पर सारी चीजें निर्भर करती है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, डिप्लोमेसी के लेवल पर और क्या किया जा सकता था। भारत का एक मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है कि जब तक आप टेररिज्म के ऊपर बात नहीं करेंगे, टेररिज्म को अपने डिक्लेरेशन में शामिल नहीं करेंगे, तब तक भारत आपके साथ नहीं खड़ा है। लेकिन वो क्यों टेररिज्म का शब्द नहीं आया, आपका प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए, क्योंकि जो एससीओ की या इस तरह के प्लेटफॉर्म की जो भी मीटिंग्स होती हैं वो एक लंबा प्रोसेस के साथ होती है। ये सब चीजें वहां पर जो हो रही हैं उसमें से कुछ ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया है। अचानक ये हुआ कि उसमें शामिल नहीं किया गया था, या तो भारत ये समझता था डिप्लोमेटिक लेवल पे कि आतंकवाद उसमें शामिल किया जाएगा शब्द को जी। और भारत को बाद में पता चला, और उस पर मैं समझता हूँ कि ये बहुत बहादुरी का मतलब बेहतर काम किया राजनाथ जी ने या भारत सरकार ने कि उस पर साइन नहीं किए और अपना रुख स्पष्ट कर दिया। लेकिन मैं जितनी डिप्लोमेसी को समझता हूँ, जितनी मैंने स्टडी की है, उसमें ये एक्सरसाइज हमें पहले की जानी चाहिए थी और बेहतर होता कि आतंकवाद का शब्द उसमें शामिल होता, क्योंकि एससीओ के जितने देश हैं उसमें भारत किसी भी हालत में कमजोर स्थिति में नहीं है। ठीक, एक तरफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर चीन में एससीओ की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सूचना मंत्री आतंकवादियों के साथ बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। एक वीडियो में आपको दिखाती हूं, यह वीडियो इसी खबर की गवाही है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान का सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार लश्कर का आतंकी कारी मोहम्मद याकूब शेख के साथ मीटिंग कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड दुनिया के सामने एक बार फिर हम रख रहे हैं। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर चीन में एससीओ की बैठक में शामिल होता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार आतंकवादियों के साथ बंद कमरे में मीटिंग करता है। इस बैठक में आतंकी शामिल है, इनका तार पहलगाम टेरर अटैक से जुड़े हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आतंकवादियों और सरकार के बीच का गठजोड़ न जाने कितनी बार भारत ने सामने रखा है। एक और तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार बनियान अल मरसूस सम्मेलन कर रही है, इसमें लश्कर के आतंकी शामिल हो रहे हैं। आतंकी कारी याकूब शेख लश्कर हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद के साथ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखें तस्वीरें आप जरा, और बंद कमरे में ये मीटिंग हो रही है। मक्की भी दिखाई दे रहा है मीटिंग में। मैं आ रही हूँ सर आपके पास। ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की जननी है। पूरे देश के अंदर अगर आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान करता है, और खासतौर से भारत के अंदर करता है। जहाँ तक एससीओ की बात है, मैं दो बातें इसमें जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, राजनाथ सिंह ने वही बात वहाँ पर जाकर बहुत स्पष्ट तरीके से कही जो देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि भाई ट्रेड और टॉक साथ में नहीं चल सकता, ट्रेड और टेररिज्म साथ में नहीं चल सकता, और खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। आपको तय करना पड़ेगा कि आप भारत का कैसे संबंध चाहते हो। जब चीन में जाकर राजनाथ सिंह कहते हैं तो उन्होंने चीन को भी संदेश दिया है कि अगर आप डोकलाम जैसी गतिविधि करोगे तो आपको वैसे ही जवाब मिलेगा जैसे हमने पाकिस्तान को पहलगाम के बाद जवाब दिया था। तो मुझे लग रहा है कि भारत का संदेश बहुत साफ है, और रक्षा मंत्री ने बहुत अच्छे तरीके से इसे वहां पर जाकर दोनों देशों को बता दिया होगा। और जब तक पाकिस्तान की बात है, आप देखिए पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद जब आतंकवादियों की जनाजे में, तो आप देखिए वहां के सेना के अधिकारी जा रहे थे। सेना प्रमुख अगर आसिम मुनीर अगर आतंकवादियों के साथ बैठक के करेंगे तो फिर सूचना मंत्री की तो क्या हैसियत है। आज तो वहां पर पूरी सरकार आज की तारीख मुनीर चला रहे हैं, कमांडर इन चीफ बन गए, वो सारे आतंकवादियों को पनाह पाकिस्तान दे रहा है। तो ये खुला देश है जहां आतंकवादियों के लिए कोई बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दुनिया भर के आतंकवादी जाते हैं, और भारत के खिलाफ तो पाकिस्तान का खुला समर्थन रहा है। दुनिया से पैसा इकट्ठा करता है, और भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, भारत ने उसे घर में घुसकर जिस तरीके से, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, ये बता दिया। और ये बता दिया कि अभी सिर्फ अल्प विराम लगा है, अभी पूर्ण विराम नहीं हुआ। ये संघर्ष विराम हमने सिर्फ कुछ दिनों के लिए रोका है। अगर हरकत करोगे तो फिर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान
तो सुधरने वाला नहीं है। अभी फिर मौका आएगा कि उसको फिर सबक भारत सिखाएगा, उसके बाद ही मुझे लग रहा है। और फिर तो उसको तो अमेरिका का साथ मिलता है, लाडला बोल देते हैं ट्रंप उसको। ईरान पे हमला करते हो फिर कह देते कि भाई इमरान अच्छे से लड़ा, इमरान को चीन को तेल बेच सकता है, ईरान का नुकसान हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की हरकतों को अमेरिका को भी देखना चाहिए। ये पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदों का दोस्ताना इसलिए ना बहल सर कि इनकी जरूरत उन्हें है और उनकी जरूरत आतंकवादियों को है। दोनों एक दूसरे के चेहरे हैं, पूरक है। मीनाक्षी जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। अगर आप पाकिस्तान के वजूद देखें आर्मी का, तो वजूद क्यों है? क्योंकि एक थ्रेट है। थ्रेट क्या है? भारत है। और मुद्दा क्या है? कश्मीर है। तो ये इनको हमेशा उठाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी चीज आ जाती है कि पाकिस्तान आर्मी एक डीप स्टेट भी है। अपने पॉलिटिकल लीडर्स को वो कठपुतलियों की तरह नचाती है। अगर वो कठपुतलियों की तरह नचाती है और भारत एक थ्रेट है, तो और फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस दोनों को वो अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। इसी वजह से आपने देखा कि ट्रंप की बिरयानी किसने खाई? मुनीर ने खाई। और साथ में आके डिसीजंस किसने लिए कि पाकिस्तान कैसे सपोर्ट करेगा अमेरिका को ईरान में, कैसे उनको देगा न्यूक्लियर पीस प्राइज के लिए, उनको प्रमोट करेगा। तो वो सारे मेजर डिसीजन जो एक देश के नेता लेते हैं, वो उनके जगह पे मुनीर लेते हैं। पर ये कंट्रोल कैसे है? ये कंट्रोल ऐसे है कि उनका वजूद है भारत एक थ्रेट, और उनका वजूद है कि भारत को कन्वेंशनल तरीके से तो वो ले नहीं सकते, कन्वेंशनल तरीके से मार नहीं सकते। अभी इतनी बुरी मार खाई थी, 90 घंटे के अंदर बेचारे आ गए थे अपने घुटनों के अंदर। तो कहीं ना कहीं उनको एक ही रास्ता दिखता है, जो कि भुट्टो और जनरल जिया ने उसको इंप्लीमेंट किया था, वो है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। और वो कैसे कर सकते हैं? वो आतंकवाद से कर सकते हैं। और इसी वजह से तब से लेके आज तक इस्लामाइजेशन प्रोसेस और आतंकवाद का जो एक क्लोज लिंक है इन पाकिस्तान आर्मी के साथ, उनकी मीटिंग्स में जाते हैं। अभी आपने देखा जब हमारी एयरफोर्स ने मारा था भावलपुर के अंदर, और उसमें कई 12 से 14 के करीब नियर रिलेटिव्स मारे गए थे मसूद अजहर के, तो कौन आया था फ्यूनरल पे? आतंकी फ्यूनरल पे आतंकी आए, और पाकिस्तान आर्मी आया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया, आर्मी चीफ का रीथ भी था वहां पे, और साथ में पाकिस्तान के फ्लैग में उनके कॉफिन लपेटे गए थे। बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तान जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, आपने दिखाए हैं, ये उन्होंने लीक नहीं हुए वीडियो, ये वीडियो रिलीज किए गए। क्योंकि पाकिस्तान को कोई इसमें शर्म नहीं है कि वो आतंकवादियों के साथ नहीं है, बल्कि वो ये वीडियो रिलीज करके आतंकवादियों को कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। ये एक मैसेज है, ये उनके लिए सामान्य है। मतलब ये हम समझे कि कोई वीडियो लीक हो गया, ऐसा नहीं है। वो पाकिस्तान चलाकर ये वीडियो रिलीज करता है ताकि आतंकवादियों को ये भरोसा दिलाए कि उसकी सरकार, उसकी सेना उनके साथ है। और चलिए आगे एक और सामान्य बात पाकिस्तान में आजकल क्या हो गई, वो खबर भी आपको बता देती हूँ। पाकिस्तान में इन दिनों भारत का डर भी बड़ा सामान्य हो गया है। हर व्यक्ति को हो रहा है, हर जर्नलिस्ट को हो रहा है, वहां के नेताओं को हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक चेतावनी को ध्यान से सुन रहा है पाकिस्तान, समझने और समझाने की कोशिश भी कर रहा है। और इस काम में लगे हुए हैं लश्कर के आतंकी, जो बंद कमरों में मोदी की स्पीच सुन रहे हैं, कुर्सी लगाकर सुन रहे हैं। उस पर आतंकवादियों को बिठाकर टेबल पर प्रोजेक्टर लगाकर सब कुछ सुनाया जा रहा है। स्क्रीन पर मोदी का वीडियो चलाकर आतंकवादियों के हाथ में कागज और पेन पकड़ाए जा रहे हैं, कुछ नोट भी कराया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी बौखलाहट मिटाने के लिए इन आतंकवादियों के जरिए फिर कोई नापाक साजिश तो नहीं रच रहा है। हर्षवर्धन जी, ऐसे प्रोजेक्टर पर मोदी की स्पीच सुनाकर फिर कागज पेन पकड़ाकर क्या डिक्टेशन दिया जा रहा है वहां पर? नहीं, देखिए, चाहे डर से ही, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों के हाथ में कलम भी पकड़ा दी। वैसे तो ये सुधरेंगे नहीं, ये करेंगे वही जिसके लिए इनको सिखाया जाता है कि इस दुनिया में तो है नहीं, किसी दूसरी दुनिया में सब इनके लिए है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान अब जो भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा, उसको इतना तो अनुमान है कि अब बहुत, जिसको कहते हैं कि रिएक्शन टाइम जो होगा वो बहुत जबरदस्त होगा, जो इसकी स्केल और स्पीड है वो बहुत जबरदस्त होने वाली है। और इस बार तो हमने सिर्फ अलग अलग सोर्सेस से सुना कि किराना हिल्स पर क्या हो गया, रेडिएशन हुआ कि नहीं हुआ, कहां भूकंप आ गया। इस बार सच में तो वो सब होगा। और जिस तरह की कार्रवाई हमने पहले दिन आधे घंटे में और उसके बाद अलग अलग 3 रातों में की है, वो दुनिया के किसी भी मिलिट्री के, जो कहते हैं ना कि उनके एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक बड़े उदाहरण के तौर पर उसको प्रस्तुत किया जाएगा, जो काम हमने कर दिखाया। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की मुश्किल है,
हर बार पिटने के बाद उसको लगता है कि ये एक काम कर लेंगे तो शायद हम फिर से वो जो मुस्लिम उम्मा को खुश करना या जो गजवाए हिंद जैसा या जो अभी सर कह रहे थे जिस तरह से कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटने की कोशिश, वो हम कर पाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान को ये कोई गलतफहमी है कि कोई चीन या अमेरिका या कोई और देश होगा जिसकी ताकत से हम बच पाएंगे। पाकिस्तान अपने सर्वनाश की ओर बढ़ेगा अगर ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को या उनको सुनकर वो रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जो मोदी ने कहा गोली चली तो गोला चलेगा। एक और खबर, ये खबर अमेरिका से है। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क को बहुत जल्द भारतीय मूल का मुस्लिम मेयर मिल सकता है। 33 साल के ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कल मेयर के चुनाव के प्राइमरी इलेक्शन में उन्होंने सबसे ज्यादा वोट हासिल करके जीत दर्ज की है। अब नवंबर में होने वाले चुनाव में यह तय होगा कि मेयर कौन बनेगा। ज़ोहरान क्वामे ममदानी भारतीय मूल के युगांडा के एकेडमिक महमूद ममदानी और फिल्म निर्देशक मीरा नायर के बेटे हैं। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नई राजनीति की वकालत करते हैं। इस वक्त वो न्यूयॉर्क स्टेट की असेंबली के सदस्य हैं। ज़ोहरान ने मेयर का चुनाव जीतने पर न्यूयॉर्क के लोगों को फ्री में बस सर्विस, किराने की सस्ती दुकानें की सुविधा देने का वादा और साथ ही साथ अपनी जीत के बाद ज़ोहरान ने यह भी कहा कि ये इतिहास रचने की शुरुआत है। Tonight, we made history. In the words of Nelson Mandela, it always seems impossible until it is done. My friends, we have done it. I will be your Democratic nominee for the mayor of New York. An hour ago, I spoke with Andrew Cuomo about the need to bring this city together as he called me to concede the race. ये एक नया इतिहास होगा विजय सर अगर ये मेयर की कुर्सी पर बैठते हैं ज़ोहरान। बहुत बड़ा इतिहास भी होगा। लेकिन मैं उनका भाषण सुना तो बहुत इम्प्रेसिव भाषण उन्होंने दिया है और जिस तरह से पूरे न्यूयॉर्क और यूथ उसमें वहाँ पर मौजूद है और पूरे न्यूयॉर्क की शक्ल बदलने की बात की और फिर वहीं पर वो लड़ाई आ गई कि उन्होंने कहा कि ये बिलियनर्स के भरोसे नहीं चलेंगे। अच्छा, ये फ्री वाली पॉलिटिक्स वहाँ चल रही है, न्यूयॉर्क में भी वही फ्री वाली पॉलिटिक्स चल रही है और उन्होंने कहा कि मैं बिलियनर्स के भरोसे नहीं चलूंगा। वो ट्रंप पर सीधा एक मेयर के इलेक्शन में वो ट्रंप से सीधा भिड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ की परेशानी क्या है न्यूयॉर्क की? अभी उनको 43% वोट मिले इसमें प्राइमरी इलेक्शन में। मुश्किल क्या है कि न्यूयॉर्क में जो माइनॉरिटी की जो आबादी है वो उस तरह नहीं है। वहाँ पे जूइश जो है वो सबसे बड़ी आबादी है और वो ममडन है ही। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने पूरे भाषण को यदि आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि जूइश आबादी क्या ममदानी को पसंद करेगी कि नहीं करेगी, ये बात है। लेकिन अगर वो उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से तो वो कितना बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन जो भाषण था वो बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने दिया। ट्रंप के साथ सीधा मुकाबला वो वहां पे करते दिखाई दे रहे हैं और जो आपने कहा कि फ्री की पॉलिटिक्स जो है। इनका एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते थे राष्ट्रपति का, तो ज़ोहरान का एक वीडियो वायरल हुआ था कि अब बर्बादी के लिए तैयार हो जाइए। हाँ। इन्होंने एक वीडियो किया था, हालांकि उस समय बहुत बड़े फिगर नहीं थे लेकिन वो बड़ा चर्चा में उनका रहा था कि उन्होंने कहा था कि अब अमेरिका को बर्बादी के लिए तैयार रहना चाहिए, हमने ट्रंप को राष्ट्रपति चुन लिया है। अब इनके जब लग रहा है कि सबसे बड़े शहर के मेयर बनेंगे तो ट्रंप ने बोल दिया कि वो पागल वामपंथी। ट्रंप भी अब अपना मतलब लग रहा है कि भाई इतना विरोधी आदमी अगर एक अमेरिका के बड़े शहर का मेयर बनेगा तो ये ट्रंप के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी और जीतने की संभावना बेसिकली 10 सेकंड सिर्फ 2 लाइनों में। ज़ोहरान ममदानी की सबसे बड़ी क्लेम ऑफ फेम है नरेंद्र मोदी को वॉर क्रिमिनल कहना। मैं गुजराती हूं और वो मास मर्डरर है ये कहना। नेतन्याहू को पहला मौका मिलते ही गिरफ्तार करके जेल में डालूंगा ये कहना। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं करना है लेकिन सारे विचार जो रेडिकल मुस्लिम्स के होते हैं वो रखना। चेहरा कुछ है और मैं फिर कह रहा हूं ज़ोहरान ममदानी की जो भारतीय आइडेंटिटी है उसको लेकर वही लोग खुश हैं जो लगातार यहां नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं वहां डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी हैं। बड़ा साफ साफ खांचा दिखता है। चुनाव कौन जीतेगा ये तो जाहिर है कि एक
मतलब परिणाम उसके बाद आएंगे देखने को मिलेंगे।